विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। बीरेश पांडे ने जाना 5वें चरण के रण में बृजभूषण सिंह कैसे गोंडा सदर से मैदान में उतरे अपने बेटे प्रतीक भूषण और अपनी पार्टी के लिए जोर आजमाइश में लगे हैं। चुनावी दौरों के बीच में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है और बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के, उनका इंटरनेशनल लेवल का ये जिम है गांव में और वो खुद सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद से न केवल जिम में बल्कि दौड़ते हैं, घोड़ों के बीच भी जाते हैं, अस्तबल में, गौशाला में भी जाते हैं। उनकी अपनी दिनचर्या, इनसे बात करते हैं। सिंह साहब, ये बहुत ही हाई लेवल का जिम दिख रहा है गांव में। हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मोदी जी ने कहा था फिट इंडिया, हिट इंडिया, और मैंने सन 1992 में स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भारत गोंडा का नारा दिया था। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का भी नारा। हाँ, हमारा वो हरित के अंदर आ जाता है, वो हरित के अंदर आ जाता है। उसी तरह चुनावी जो दौरे चल रहे हैं लगातार, और आपका पुत्र भी चुनाव लड़ रहा है, बाकी आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर पूर्वांचल की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो कैसे समय निकाल पाते हैं? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे जिले हैं। नहीं, अभी तो चूँकि थोड़ा ठंडक का समय था, अब धीरे धीरे बीत गया है। मेरा रूटीन 6 बजे का था और जब गर्मी आ जाएगी तो ये रूटीन 5 बजे का हो जाएगा। ये योगी जी हैं, ये मोदी जी हैं, और आप देखिए अमित शाह जी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, उधर हम अटल जी हमारे जोशी जी, और इनको रोज़ सवेरे हम लोग देखिए हनुमान जी अगरबत्ती करते हैं, सबको अगरबत्ती करते हैं। देखिए आप ये देखिए, ये रखा हुआ है अगरबत्ती, इनको सुबह सुबह हम लोग ये देखिए सबको अगरबत्ती, अपने नड्डा जी हैं, जोशी जी हैं, हनुमान जी हैं, सबको यही मेरी पूजा है, इसी में कर लेते हैं पूजा, इसी के समय कर लेता हूँ। जब तक मैं साइकिल चलाता हूँ, ये साइकिल देखिए रखी है, जब तक साइकिल चलाता हूँ 30 मिनट अमूमन चलाता हूँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ, अपने मन में श्वास से जोड़कर पढ़ता रहता हूँ, तो 14 बार 15 बार हो जाता है। मैं अलग से पूजा नहीं कर पाता। आते ही देखिए सब देवता, पहले के देवता और आज के देवता और पार्टी के देवता, आध्यात्मिक, हाँ, लौकिक देवता, और देखिए प्रेरणा दी वो देवता, हाँ सब। नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। एक नेताजी सैफई में है, उनका भी घर मैंने देखा है कई बार जाके, लेकिन नेताजी जो गोंडा के नेताजी हैं बृजभूषण जी, ये तो अद्भुत आपने यहाँ बनाया भाई, ये तो सैफई से भी बड़ा मामला लग रहा है। नहीं, वो बड़े आदमी हैं, उससे कोई तुलना नहीं। देखिए ये मेरे बचपन का प्रयास है, ये कोई रिजल्ट नहीं। बचपन में जो मैंने किया, और ये अपना ही खेत है, इसको पुराना खेत है, मैं जो बचपन से पेड़ पालो का जो शौक है वो किया, हमारी किसी से कोई तुलना नहीं है। नेताजी के रूप में फेमस? नहीं, नेताजी का नाम बाद में पड़ा है, क्षमा करिएगा, नेताजी का नाम बाद में पड़ा है। हमें विद्यार्थी जीवन में ही नेताजी की उपाधि मिल गई थी, और हमको लगता है पूरे पूर्वांचल में इधर नेताजी की उपाधि या तो रविंदर सिंह की थी, स्वर्गीय रविंदर सिंह की थी, और या विद्यार्थी जीवन में मुझे उपाधि मिली थी। मतलब मुलायम सिंह यादव जी? मुलायम सिंह यादव को तो बाद में कहने लगे नेताजी। हम लोग जब राजनीति में आए, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह के नाम से फेमस थे, नेताजी बाद में लोगों ने कहना शुरू किया। बात आप सही भी कह रहे हैं, शायद हो सकती है, क्योंकि मैं जब अभी सैफई गया या पहले भी जाता हूं तो बड़े मंत्री जी के नाम से भी फेमस है मुलायम सिंह जी। नहीं, और छोटे मंत्री शिवपाल यादव। देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये मुलायम सिंह के नाम से फेमस थे, बाद में किसी ने दिया होगा टाइटल, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत बाद में हुआ है, बहुत बाद में। तो नेताजी बात कर लेते हैं पॉलिटिकल भी, और अभी आप चुनावी यात्रा पे निकल जाएंगे। अब अखिलेश यादव जी हैं भाई, बात आपने मुलायम सिंह से शुरू की थी, नेताजी से, तो उनके पुत्र अखिलेश जी ने कहा यहीं इलाके में आके कि छोटे माफिया छोटे गुंडे से डरोगे तो नहीं, आपको छोटा माफिया छोटा गुंडा बोला। देखिए अगर वही पैमाना है अगर माफिया का, तो सबसे बड़े माफिया तो मुलायम सिंह है। एक समय था, कितना हत्या का आरोप उनके ऊपर था, कितना हत्या का आरोप था, कितने लोगों को मरवाने कटवाने का आरोप था। तो ऐसा अखिलेश जी को नहीं बोलना चाहिए
क्योंकि जो चार्ज जो मेरे ऊपर अगर लगा रहे हों तो सेम यही चार्ज उनके पिताजी के ऊपर जाता है, और बाद में वो भी नेताजी बने, हम भी नेताजी बने। तो ये चार्ज कहीं फिट बैठता नहीं। पहले मुलायम सिंह जी के मुकदमे कितने थे, 302 से लेकर के, हमको लगता है कि बहुत बड़े मुकदमे थे। तो उसको मान लेंगे कि समाजवादी आंदोलन था, तो हमारा क्या था? हम भी तो लड़ रहे थे राजाओं से, हम भी तो लड़ रहे थे कांग्रेस से, हम भी तो लड़ रहे थे सामंतवादियों से। उनके पिताजी ने मुझे मरवाने का प्रयास किया था कि नहीं किया था? किसके पिताजी? मुलायम सिंह जी ने। अच्छा, हाँ, प्रयास किया था आपको? हाँ जी। अरे तो वो कहाँ सैफई और कहाँ आप? ना, राजनीति के तहत प्रयास किया था, फिर मेरी गिरफ्तारी भी कराई। ऐसा नहीं पॉलिटिकल बड़ा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, चलिए उसको हम नहीं लगाते हैं, लेकिन गिरफ्तार कराया उन्होंने। और बाद में उस डीआईजी ने कहा कि नेताजी बहुत पछताए तुमको गिरफ्तार करा करके, क्योंकि वो चाहते थे कि 89 में अगर तुम रहे होते तो पुल पर मार दिए जाते। अजय राज शर्मा ने कहा, अजय राज शर्मा नहीं, BL शर्मा करके। तो ये दूध के धोए हुए नहीं है, अपना कुंडली पहले खोलें। इनके ऊपर हत्या का आरोप है, डकैती का आरोप है। आज बुजुर्ग हैं मेरे, मैं उनको श्रद्धा करता हूँ, लेकिन ये कुंडली खोलेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। इतना घबराए क्यों है? देखिए, ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद ठीक है संघर्ष करते हैं, लेकिन मैंने 2014 में कहा था कि मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं, और मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ कि मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं, और बादशाहियत मिलेगी नहीं, केवल जो है कुंवर बन करके रह जाएंगे, बादशाह नहीं बनेंगे, बादशाह नहीं बनेंगे। एक बार बन गया, वो मुलायम सिंह की कमाई था, ये बादशाह बन गए। अब ये होना नहीं है, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से, हाँ, अच्छी बात है, लड़ रही, आखिरी लड़ाई लड़ रही ना। आखिरी लड़ाई जब कोई लड़ता है तो बहुत तेज लड़ता है। जैसे दीपक जब बुझना होता है तो बहुत तेज लौ आती है, लेकिन दीपक बुझेगा, दीपक बुझ चुका है। मैं देखिए, मैं दुर्भावना में नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा चिंतन करता हूँ, दूर तक जाता हूँ, देखता हूँ, देख करके ये मैं कह रहा हूँ कि जो है ये अंतिम लड़ाई है। इस चुनावी जो दौड़ है उसमें कौन सा घोड़ा जीतेगा आप बताइए? अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनकी रेस कितनी तेज जाएगी अखिलेश यादव की? नहीं, समाजवादी घोड़ा बिल्कुल नहीं जीत रहा है, जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी का ये आखिरी चुनाव है। और उसके बाद मैंने कहा था 2014 में कि जितना हैसियत अजीत सिंह के बेटे की पश्चिम में है, उतनी ही हैसियत रहने वाली है। आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिएगा रिजल्ट आने वाला है। अगर जीत गई सपा तो? नहीं, जीतेगी नहीं। जीत जाएगी तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन जीत नहीं रही है। अगर जीत जाएगी तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन जीत रही नहीं है, क्योंकि कुछ किया नहीं इन्होंने, कोई प्रयास भी नहीं किया है, कोई अच्छा बहुत टिकट भी नहीं बांटा है, बड़े मस्ती में लड़े हैं। हाँ, और कोई फील्ड पर काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान में रमजान नहीं, मेरा ये कहना है कि जो लोग आज इनके साथ चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या अन्य लोग जो कर रहे हैं, उनको जीत का सेहरा नहीं बनेगा। जीत का सेहरा सलमान को बनेगा, यानी किसी मुसलमान को बनेगा। क्यों? 19% 17% जब जुड़ेगा तो सेहरा इनको कैसे बनेगा? जो फुटकर एक इनके साथ घूम रहे हैं, कोई ठाकुर साहब घूम रहे हैं, कोई तिवारी जी घूम रहे हैं, तो इनको कैसे बनेगा? 19% को बनेगा। सलमान को सलमान कह लीजिए, रमजान कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए, सेहरा उनको बनेगा। जीत की क्रेडिट टोटल सलमान, मुसलमान, रमजान को ही जाएगा, किसी तिवारी ठाकुर को नहीं जाएगा। अच्छा, इस बार आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो भाजपा जीत रही है, तो फिर अखिलेश यादव ने इतनी ताकत लगाई है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और ये घर में बैठ जाएंगे, बहुत छोटी पार्टी ये बनेंगे। और आज देश के अंदर देखिए क्या माहौल चल रहा है। अभी तालिबान की बात हो करके या हिजाब की बात करके अभी एक हत्या भी हुई है, और वो ताकतें जो जिन्ना छोड़ गए थे और आज नारा लगाने का काम करती हैं,
कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कभी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, कभी शाहीन बाग में देखने मिलता है, कभी बम धमाके को देखने मिलता है। ये सारी ताकतें अपना अंतिम जोर लगा रही हैं और लास्ट में अल्लाह अल्लाह करेंगे, इनके पास कुछ बचेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, बहुत भारी वोट से जीतेगी। अल्लाह अल्लाह करेंगे। अल्लाह अल्लाह करेंगे ही। अब दुख में जो है अपना ईश्वर याद आता है ना, हम लोग भी राम राम करते हैं जब दुख पड़ता है तो। वो तो कहते हैं कि भाई हम तो कृष्णवंशी हैं और कृष्ण जी और राम जी की भी पूजा करते हैं, दुर्गा जी की भी करते हैं, आप अल्लाह अल्लाह करें। 90 के पहले कब करते थे? ये तो मोदी जी की देन है। 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद सब लोगों ने ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे प्रियंका गांधी भोलेनाथ की ध्यान करने लगी और ये भी कृष्ण की बात करने लगे, ये भी हनुमान जी का दर्शन करने लगे। और देखिए यादवों में दो थे, एक कृष्ण और एक कंस। तो ये पता करना पड़ेगा कि कंस से है कि कृष्ण से है, और उसी क्षेत्र में थे। कंस भी उसी क्षेत्र में था और कृष्ण भी उसी क्षेत्र में थे, तो ये पता करना पड़ेगा। पता कर लियो? नहीं, अब पता नहीं किया है, पता करना पड़ेगा। कर रहे हैं। नहीं, क्या ज़रूरत है, लेकिन जो आचरण है वो तो ठीक नहीं है ना। कौन वाला है? वो वही वाला है, वही वाला। वही वाला। आप देखिए आतंकवादियों को, जैसे आप ये देखिए कि काल यमन मतलब यूनान से कृष्ण जी की हत्या के लिए बुलाया गया था। पहला विदेशी हत्यारा जो है काल यमन आया था कृष्ण जी की हत्या के लिए, जिसको कृष्ण जी ने जिसको मारा। कौन बुलाया था? कंस। पहला हत्यारा है काल यमन। और आप देखिए कि उसी क्षेत्र की घटनाएं हैं। तो अब कौन किसका वंशज है इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन विचारधारा जो है वो ठीक नहीं है। अगर विचारधारा ठीक होती तो जैसे आतंकवादियों को छोड़ा, आज आतंकवाद से आप देखिए कि अफ़गानिस्तान कैसे देखते देखते चला गया, पाकिस्तान भी परेशान है, हिंदुस्तान तो आतंकवाद को झेल ही रहा है। और 2005 में, फिर 8 में, फिर 11 में जितने आतंकी हमले हुए थे और सबको इन्होंने छोड़ा। और आपको याद होगा कि 2005 में राम जन्मभूमि पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 आतंकी मारे गए थे। अब आप देखिए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, तो कहाँ ले जा करके छोड़ा? समुद्र में, कि कहीं मजार न बन जाए। इन्होंने क्या किया? फैजाबाद अस्पताल के पीछे, आज के अयोध्या और कल के फैजाबाद के पीछे एक कब्रिस्तान है खिड़की, उसमें इन्होंने उसको दफन कराया। और उसमें जो है अवधेश प्रसाद जी आए थे, और अभी जो महरूम बेचारे मर गए इनके स्वास्थ्य मंत्री अभी मरे हैं, क्या नाम? नहीं, यासर साहब, अहमद हसन साहब, 2 मंत्री थे और पूरा प्रोटोकॉल के साथ उनका दफन किया गया। और आज वहाँ लोग दीप और बत्ती लेकर के जाते हैं। नेताजी, हिजाब, बुर्का, पर्दा, ये सब बड़ा आजकल चुनाव में माहौल बना हुआ। ये दुर्भाग्य है। देखिए ये तालिबानी सोच है। हर जैसे हमारे यहाँ नागा संप्रदाय है, वो लोग जो है वस्त्र नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ एक जैन समाज है, वो लोग भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहते हैं। जब वो समाज के बीच में जाते हैं तो कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, एक मर्यादा में रहते हैं। तो धर्म अपने जगह पर है, मर्यादा और लोकाचार अपने जगह पर है। आज ये हिजाब 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 कसाब कर रहे हैं, अब कल को हमारे बच्चे कहें कि नागा संप्रदाय से हम आते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, नंगे पहुंच जाएं स्कूल में, क्या होगा? क्या हिंदुस्तान को यही बनाना चाहते हैं? कल जैन समाज के लोग की तरह आचरण हमारे बच्चे करने लगे, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तालिबानी सोच है और ये एक प्रयोग है, ये एक प्रयोग है। देखिए आज दुनिया में इनके इस्लाम को मानने वाले 57 देश हैं, और कुछ हमारे लोगों ने गलती की, अब गलती की कि नहीं की, आज सिमट करके हम हिंदुस्तान में रह गए और इनका पेट अभी 57 से नहीं भरा है। 57 है लेकिन इनका पेट नहीं भरा है। और ये लगातार आज़ादी के बाद, आज़ादी से बंटवारा हुआ, मजहब के आधार पर हुआ, दोनों तरफ का नुकसान हुआ, दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों लोगों को छोड़कर, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। ये चल रहा है, विस्तार हो रहा है, ये इनका ये बंद नहीं हुआ। और आप देखिए जिस नीति पर तुष्टीकरण की नीति जो है 2014 तक चलती रही, दबाने का काम होता रहा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये समय जो है अब पुराना कांग्रेस वाला नहीं है, ये मोदी जी का शासन है। अगर हिजाब हिजाब खसाब खसाब करोगे, भाई देखो कलाम बनोगे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक? आरिफ मोहम्मद खां बनोगे गवर्नर बनोगे, और लेकिन अगर कसाब बनोगे तो मारना पड़ेगा, मारे जाएंगे,
मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। ये देश जो है हिजाब और कसाब से थोड़े चलेगा। आप नारा लगाओगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो मरना ही पड़ेगा ना। कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ठोको हाँ, ठोको नीति, बिल्कुल ठोको नीति, बाबा की ठोको नीति है। आज गुंडे बदमाश कहाँ गए? सब भाग गए सब। बुलडोजर। हाँ, माफिया जो बने घूमते थे बड़े बड़े, आज इन्होंने सोचा था कि मेरे घर पर बुलडोजर चलेगा। ये है कोई कागज पत्तर इनके पास? आजम साहब सोचते थे कि ये दिन आएगा, अतीक हुए या और अन्य हुए, इनका नाम नहीं लेना चाहता। तो ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति 2014 के बाद बंद हो गई है। हिंदुस्तानी बन करके रहोगे, आपका सम्मान है, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, गवर्नर भी बन सकते हो, लेकिन आप कहो देश को बांट करके और अपना आदर्श अगर आप जिन्ना को मानोगे तो मामला ठीक से चलेगा नहीं, झगड़ा पैदा होगा। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। सर, ओवैसी की भी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये ओवैसी का क्या असर है? ओवैसी का कुछ तो असर है, क्योंकि मुसलमान बड़े धर्म संकट में हैं। धर्म संकट में ये है कि एक समय होता था जब मुसलमान नेताओं को बहुत महत्व दिया जाता था और फतवा तक जारी कराया जाता था कि ये इस बार कांग्रेस के साथ रहना है, इस बार सपा के साथ रहना है। और प्रचार के लिए जब गाड़ियाँ निकलती थी तो बिना मुस्लिम नेताओं के कोई प्रचार के लिए गाड़ी नहीं निकलती थी। हाँ, दाढ़ी। और आज आप देख लीजिए कि कोई भी सभा देख लीजिए, आज दाढ़ी वालों को लोग जगह देने को तैयार नहीं है। 2014 तक की राजनीति को मैंने देखा है और 77 से देख रहा हूँ। ये जो अपने आप को सेकुलरवादी दल कहते हैं, इनकी गाड़ियों पर मौलाना होते थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती थी और बहुत अच्छी तकरीर करते थे। 2014 के बाद ये सब बंद हो गया। अब इनका वोट तो चाहते हैं लेकिन इनको जगह नहीं देना चाहते। अब देखिए, वो वैसी बहुत दिन से हाथ पैर मार रहे थे कि हमको उत्तर प्रदेश में जगह मिल जाए। वो अखिलेश के साथ समझौता चाहते थे, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन अखिलेश ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो सोचते हैं कि कहीं ओवैसी के साथ समझौता कर लें तो हमारा चुनाव हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, क्योंकि ओवैसी से के वोट से और जो उनका वोट है उससे उनका गणित नहीं पूरा होता है। ये जाकर के 22-23% पर रुक जाते हैं। अगर उनका टोटल वोट जोड़ लिया जाए, जो जिनके वो ठेकेदार हैं, तो 22-23% पर रुक जाते हैं। तो इसलिए ओवैसी को उन्होंने किनारे कर दिया। अब मुसलमान बड़े उहापोह में है कि किनके साथ जाएं कि इनके साथ जाएं, और ये टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। और अब मुसलमान यहाँ का उत्तर प्रदेश का बड़े उहापोह में है। ओवैसी पे आप कहते हैं कि वो तो अपना ही है? नहीं, ओवैसी देखिए, मैं इंसान अच्छा है और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि वो ईरान वाला नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं और सब पढ़ा हुआ है, वो ईरान वाला नहीं है। अब ओवैसी पर मेरे से मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। वो कभी कभी कहते हैं कि 1100 वर्ष से हम जो है हमारे पूर्वज यहाँ पर राज किए हैं। तो भैया, टीपू सुल्तान के समय में तुम्हारा परिवार जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है, परिस्थिति क्या रही तुम्हारे बाबा दादा जाने, तो तुम 1100 कैसे जोड़ते हो? तो वो तो है हिंदू, और 10वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं, हाँ हिंदू है, हिंदू है। आप देख लीजिए, हिंदू है। अरे इतना तगड़ा बोलता है, हिंदू के अलावा हो ही नहीं सकता। साफ है, बृजभूषण शरण सिंह का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह अंदाज गोंडा सदर से उतरे उनके बेटे प्रतीक भूषण और भाजपा के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। विजय